चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। ऑल इंडिया बार में आया हुआ पेपर है जो AIB 16 में, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम लेते हैं, ठीक है। चलें शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। देखें, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रजम्पशन आर देयर एज क्लासिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। जो 3 प्रजम्पशन सुप्रीम कोर्ट ने हमें बता रखी हैं, तो मैं आपको बता दूं ये तीनों की तीनों हैं, यानी परमिसिव प्रजम्पशन, कंपेलिंग प्रजम्पशन और इरप्टेबल प्रजम्पशन, ठीक है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, इरप्टेबल ऑफ लॉ और कंक्लूसिव प्रजम्पशन, तो इसका जो आंसर है बेटे ऑल ऑफ अबव, यानी ऑल ऑफ देम, यानी सारी की सारी हैं, ठीक है। देखें आगे जल्दी जल्दी बढ़ते हैं थोड़ा स्पीड से। व्हाट इज द लीडिंग डिसीजन इन द केस ऑफ द मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये तो देखें केस किसी से भी नहीं छुपा, तो आपको याद है इसके अंदर राइट ऑफ हियरिंग क्या आया था, इसके अंदर राइट ऑफ हियरिंग। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट केस लॉ है, बार बार आ जाता है, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है। और इसके अंदर जो रूल था वो क्या था, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, क्योंकि इसके अंदर मेनका गांधी को अपना पक्ष रखने का चांस नहीं दिया गया था, तो यहीं से क्या जनरेट हुआ बेटा, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एडवोकेट एक्ट 1961 केम इनटू फोर्स। जब आप बेयर एक्ट खोलेंगे तो बेयर एक्ट के सबसे ऊपर लिखा होगा 19 मई 1961, तो जो वो कब आया था भाई, 19 मई 1961 को एडवोकेट एक्ट आया था, ठीक है। ध्यान रखना फोर्स में हुआ था। देखिए थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं हम लोग। ये हार्बरिंग और ऑफ ऑफेंडर, हार्बरिंग ऑफ ऑफेंडर मतलब शरण देना। एन ऑफेंडर हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम दी कस्टडी, कहाँ से भाग गया है भाई, कस्टडी से, और उसको क्या करना, शरण देना। तो इसके लिए क्या है, आपने कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ हार्बरिंग ऑफ। तो देखो ये आपको मिलेगा किस में, देखो यहाँ बता भी रखा IPC, तो IPC खोल लीजिए आप, इंडियन पिनल कोड, और देखें ये रहा। देखो मैंने डायरेक्ट आप लोगों के लिए नोट्स पहले से प्रिपेयर कर रखे हैं, तो देखें हार्बरिंग ऑफ ऑफेंडर, ये राजी मिल गया। कुछ नहीं करना, जा करके सीधा सीधा आपने इसको मार्क कर देना है। कौन सा नंबर है, क्वेश्चन आंसर है सेक्शन 216, ये राजी आंसर इसका, ठीक है। द मैक्सिम एक्टस नॉन फैसिड रियम निसी मेंसिट्रिया मीन्स क्या होता है, तो देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट ए गिल्टी माइंड। बिल्कुल सही बात है कि जब तक आपका गिल्टी माइंड नहीं है तब तक वो नो क्राइम है। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि एक व्यक्ति था, वो लकड़ी काट रहा था, पेड़ से लकड़ी काट रहा था, जो किससे, कुल्हाड़ी से काट रहा था। जो कुल्हाड़ी का जो ऊपरी भाग था, लोहे वाला भाग था, वो किसी व्यक्ति के जाके सर में लगा, मतलब उसमें से निकल गया, और जाकर के उस व्यक्ति के किसी के सर में लगा जाके, और उसकी डेथ हो गई, दूसरे व्यक्ति की, बी व्यक्ति की। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि जो ए व्यक्ति जो लकड़ी काट रहा था, उसकी इंटेंशन नहीं थी उसको मारने की, उसका मेंसरिया नहीं था, उसका कोई उद्देश्य नहीं था, वो बाय एक्सीडेंटली। तो इसका जो आंसर है, जो एक्टस नॉन फैसिड्रियम निसी मेंसिट्रिया मीन्स होता है देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट ए गिल्टी माइंड, ठीक है। नो क्राइम है जब तक वो गिल्टी माइंड नहीं है, यानी दोनों को प्रेजेंस होना जरूरी है, गिल्टी माइंड का भी, क्राइम भी होना जरूरी है और गिल्टी माइंड का भी होना बहुत अति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, लॉ लेड डाउन अंडर सेक्शन 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो ध्यान रखना, देखें ये आपको बेयर एक्ट में नहीं मिलेगा, आपको याद रखना फॉलोइंग केस है। तो केस के लिए इसके अंदर जो है बेटा हार्डले वर्सेस बैक्सेंडेल का क्वेश्चन वो है, तो इसका जो आंसर है हमारा है C। ध्यान रखना 73 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसके अंदर आ जाए। देखो मैं आपको थोड़ा सा और भी पढ़ा देता हूँ इसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। तो इसके अंदर जो बेटा क्वेश्चन है 73 के अंदर, तो 73 के अंदर है कि कंपनसेशन ऑफ लॉस और डैमेजेस, मतलब आप इससे अगर वो 73 पूछ ले आपसे, कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेजेस कॉज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो भी इसी के अंदर आता है। यानी इस केस के अंदर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो उन लोगों ने कहा, आपस में सहमति बनी, तो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की जो सहमति थी उसको नहीं माना, यानी ब्रीच कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच हुआ। तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है तो वो कौन सा बेटे, हार्डले वर्सेस बैक्सेंडेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं 7 पे। चलें, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 petition in which a degree of the restitution of conjugal rights has been passed to the applied to the court for a decree for divorce by showing that there has been no restitution conjugal right as between parties of marriage for period of 1 year upwards after passing the doctrine। क्या पासिंग जो था वो डिग्री क्या थी भाई,
तो आपको ध्यान रखना है बेटा, इसके अंदर मेरे को बेयर एक्ट मिल नहीं रहा भाई, बड़ी परेशान हो गया, ठीक है, कहीं खो गया है तो मैं आपको उसके अंदर दिखा देता। तो जो है भाई वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आंसर इज सी, डजंट परमिट एनी, क्या कह रहा है भाई, डजंट परमिट एनी पार्टी टू दैट, ठीक है। इसका एक बार आप मिला लेना हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं बड़े हेक्टिक है, थोड़ा आराम आराम से चलने की जरूरत है, वो आप चल लेना, लेकिन हम लोग स्पीडली कर रहे हैं। दी देखो वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, द ऑफेंस अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, अगर किसी बच्चे की शादी से रिलेटेड है तो देखें वो क्या है, वो क्या है, कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है। आप बहुत सारे केसेस आप देख रहे होंगे कि बच्चे से शादी कर ली, 15-16 साल की लड़की थी, तो इसके अंदर क्या है, दी ऑफेंसेस अंडर प्रोहिबिशन ऑफ, प्रोहिबिशन मतलब प्रोहिबिट करना, चाइल्ड मैरिज एक्ट 2026 है, तो उसके अंदर अगर इस तरीके का कार्य कुछ किया गया है, छोटे बच्चे के साथ शादी की गई है, तो कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल है, ठीक है। उसकी बेल भी आसानी से नहीं मिलेगी आपको कोर्ट से। फिर अगला कहता है इन केस ऑफ लैंड एक्विजिशन, इन केस ऑफ लैंड एक्विजिशन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, लैंड एक्विजिशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, कंसेंट ऑफ हाउ मैनी इफेक्टेड फैमिलीज इज मैंडेटेड बाय द LRR एक्ट, ठीक है। आप ये LRR एक्ट उठाएंगे लेकिन आपको आसानी से नहीं मिलेगा, मैं आपको बता दूं, याद रखना है अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो उसका आंसर है बेटा 70%, ठीक है। इन केस ऑफ लैंड एक्विजिशन, गवर्नमेंट ने, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लैंड एक्वायर करनी है फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, कंसेंट ऑफ हाउ मैनी, कितने लोगों की जो कंसेंट है फैमिलीज परिवार की चाहिए, तो वो 70% आनी चाहिए, ठीक है। एक अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बच्चों हमसे, ए कंपनी विच इज नॉट ए डोमेस्टिक कंपनी विल पे इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ, देखें क्या है, एक कंपनी है और जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है तो उसको कम से कम 40% टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी भारत की कंपनी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन निकाल दो, क्वेश्चन नंबर 11, एज पर दी सेक्शन 44 ऑफ IPC द वर्ड इंजुरी, देखो वर्ड इंजुरी के अंदर अगर मैं आपको IPC दिखाई देता हूँ, IPC इंडियन पिनल कोड, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो देखें 44 के अंतर्गत क्या है, तो 44 के अंदर देख लो, ये राजी देखो मार्क भी किया हो बहुत सुंदर से, क्या लिखा, द वर्ड इंजुरी डिनोट्स एनी हार्म वेदर लीगली कॉज्ड ऑफ एनी इन दी बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। तो देखें इसके अंदर तीनों के तीनों दे रखे हैं, क्या बोला है, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और ऑल दी अबव, तो इसका मतलब इसका आंसर इज डी, एज पर दी सेक्शन 44 IPC द वर्ड इंजुरी के अंदर सब कुछ आता है, माइंड से किसी का इंजरी हुई हो, बॉडी से, रेपुटेशन से, तो सारा का सारा किस में आता है, सेक्शन 44 ऑफ IPC, राइट, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर मेरे पास आ रहा है, देखें जी परसों एग्जाम है आप लोगों का, थोड़ा ध्यान से बहुत जल्दी जल्दी करिए, ठीक है। फिर आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केस कैन बी क्योर्ड अंडर सेक्शन 465 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, तो आप अगर कोड ऑफ प्रोसीजर कोड 1973 निकालेंगे और सेक्शन 465 अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको इस तरीके का जो आंसर लिखा है बी, आंसर इज बी, फॉलोइंग केस कैन बी क्योर्ड अंडर सेक्शन 465 कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर, द रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस टेकन इन वन केस इनटू अनदर कंपेनियन केस, ठीक है। ये आपको 465 में मिल जाएगा बड़े आसानी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू फॉर डी नोवा ट्रायल्स, क्या है इसका नाम, देखें डी नोवा ट्रायल्स, अगर डी नोवा ट्रायल से रिलेटेड अगर आपके पास है तो ध्यान रखना है, डी नोवा ट्रायल शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट, क्या है बेटा, वो क्या है, लास्ट रिजॉर्ट। देखें इसका आंसर आपको बेयर एक्ट में बिल्कुल नहीं मिलेगा, बार बार बता रहा हूँ, डी नोवा ट्रायल शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट, डी नोवा ट्रायल्स मीन्स ए फ्रेश एंड न्यू ट्रायल, क्या होगा, डी नोवा मतलब नोवा मतलब नया ट्रायल, ठीक है। ध्यान रखना, कुछ वर्डिंग आपने पकड़नी पड़ेगी, कुछ लैटिन होती हैं, ग्रीक में होती हैं, तो उनको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 44 आ जाइए आप, क्वेश्चन नंबर 44, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन दी सर्टेन केसेस इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, अगेंस्ट अरेस्ट, अब देखें इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन 44 निकालें, क्वेश्चन नंबर आर्टिकल 22 पे देख चलते हैं हम लोग, तो देखो सीधा लिखा हुआ है, ये रहा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ दी सर्टेन केसेस, तो देखो जी ये रहा आर्टिकल 22,
खत्म, आंसर खत्म, फटाफट से लगाना है। अब देखें आर्टिकल 300A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, देखो इसका कहाँ मिलेगा, 300A में आ जाओ, बाय कौन सा अमेंडमेंट हुआ था। तो देखो ये अमेंडमेंट ढूंढने में आप लोग बड़े परेशान हो जाएंगे, मैं आपको एग्जैक्टली बता दूं तो अमेंडमेंट को किस तरीके से ढूंढा जाता है। तो देखो ये रहा 300A, person not to be deprived of property save the by the authority of law, no person shall be deprived of the property, no person shall be deprived of the property, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो इसके अंदर देखो ये लिखा है, कौन सा पूछ रहा है, इसने बता दिया हमें अमेंडमेंट। देखो अमेंडमेंट कैसे पता चलते हैं, नीचे होते हैं, देखो ये लिखा है इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। देखो 44 आंसर इज राइट आंसर, करेक्ट। थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं, कम ऑन लेजी इंडियंस। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 हैव बीन रिपील्ड अमेंडेड बाय द सेक्शन 6 ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज मुस्लिम एक्ट। क्या रिपील्ड कब हुआ, तो आपको याद रखना है वो सेक्शन 5 के अंदर हुआ। आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मेरे पास मेरा जो एक्ट है, मुस्लिम एक्ट है, फैमिली एक्ट है, वो मिल नहीं रहा है। देखें सेक्शन 5 ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट 1937 हैव बीन रिपील्ड अमेंड बाय द सेक्शन 6, मतलब क्या हुआ, रिपील्ड हुआ। तो किस में वो बेटे, सेक्शन 5 जो हुआ था वो रिपील्ड हुआ था, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। ए रेलवे सर्वेंट वाज किल्ड इन ए बस एक्सीडेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब एक रेलवे का कोई व्यक्ति था, कार्यकर्मी, और वो मतलब जा रहा होगा बस से और एक्सीडेंट हो गया उनका, ठीक है। एक्सीडेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब उस टाइम ऑन ड्यूटी थे। इस फैमिली मेंबर क्लेम है कंपनसेशन अंडर, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, आइदर ए और बी, चाहे वो मोटर व्हीकल एक्ट में ले सकते हैं या फिर एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, कास्टिंग काउच इन बॉलीवुड, ये बहुत था, आया था अभी 8-10 साल पहले, आपने सुना होगा। कास्टिंग काउच क्या होता है, मतलब महिलाओं के साथ हरेसमेंट करना, सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, ठीक है। कास्टिंग काउच इन दी बॉलीवुड इन इंडियन इंडस्ट्री इज इन, क्या है भाई, वो सेक्सुअल हरेसमेंट है, ठीक है, कि मतलब आप हमारे साथ ऐसा करिए तब हम आपको पिक्चर देंगे, तो दैट इज सेक्सुअल हरेसमेंट। कास्टिंग काउच इज इन बॉलीवुड, द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट है। अगला आ जाइए, प्रोमिसरी एस्टॉपल अगेंस्ट गवर्नमेंट एजेंसीज इज डिसाइडेड इन, देखो किस, अब केस है, ये केस पूछ रहा है, प्रोमिसरी एस्टॉपल अगेंस्ट गवर्नमेंट एजेंसीज इज डिसाइडेड इन केस ऑफ पौर्णामी ऑयल मिल्स एटसेट्रा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ध्यान रखना आंसर इज सी। अगर क्या है, प्रोमिसरी एस्टॉपल जो आया बेटा अगेंस्ट गवर्नमेंट जो आया, वो किस केस में आया, पौर्णामी ऑयल मिल्स एटसेट्रा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है, एंड अदर्स। फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज प्रोवाइडेड इन दी सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखें फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, सबसे पहले यहाँ वर्ड समझने का है, क्योंकि अगर आप बेयर एक्ट खोलेंगे तो बेयर एक्ट में अगर जब आप क्या था, ये था भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत आराम से चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, एयर इज क्वेश्चन नंबर 20। देखो जी ऐसे ही पास कर सकते हो, नहीं तो बहुत डगर पनगट की बड़ी कठिन है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं है आपके पास, पता नहीं है। देखो ये रहा सेक्शन 56, आप पहले क्या करिए, सेक्शन 73 देख लीजिए, 70 देख लीजिए, 2D देख लीजिए, फिर आ जाइए किसी पे भी रैंडमली चले जाइए। अब देखो एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, तो देखो यहाँ पर क्या कहता है बेटा, एन एग्रीमेंट डू नॉट एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वॉइड, जो ऐसा एग्रीमेंट जो क्या है, जो हो ही नहीं सकता, वो क्या है, अपने आप में क्या है, वॉइड है। तो इसके अंदर बेटा, तो इसका मतलब क्या है, फ्रस्ट्रेशन का मतलब आप अगर गूगल करोगे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो इसके अंदर आपको आएगा कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता, क्या नहीं किया जा सकता, परफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो वो क्या है बेटा, सेक्शन डी के अंदर फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 56 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 56 एक्ट स्टेट्स दैट एन एग्रीमेंट डू नॉट एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वॉइड। मैंने कहा कि आज मैं बारिश कर दूंगा, पॉसिबल है भाई, मेरे बस की नहीं है, ये तो भगवान के पास है सब कुछ, ठीक है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, इनिशियली वॉइड है स्टार्टिंग से, ठीक है, वॉइड एब इनिशियो स्टार्टिंग से। शेड्यूल सेकंड ऑफ द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 डील्स विद, क्या है भाई, शेड्यूल सेकंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड ऑफ एम्प्लॉयज 1923 डील्स विद द लिस्ट। देखो अब मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ,
समझना, अगर आपको बिल्कुल मैं गारंटी कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आप बेयर एक्ट ढूंढते रह जाओगे, आपको मिलेगा नहीं। लेकिन देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। क्या कह रहा है भाई, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट पे आ जाओ पहले। कहाँ गया भाई, मेरा भी खो गया मुझे लग रहा है। एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट, देखो ये रहा, लेबर लॉ, ठीक है। तो देखो ये लेबर लॉ आया, ये क्या आया, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923। इस क्वेश्चन पे बहुत फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि एक नंबर इस बुक के अंदर ही। आप कहोगे कि यार मेरे को तो मिला ही नहीं। अब मिला नहीं तो वो देखो कैसे, अब देखिए शेड्यूल सेकंड, आप शेड्यूल सेकंड देखेंगे और क्या है, एम्प्लॉइज कंपनसेशन, क्योंकि कंपनसेशन से रिलेटेड है, और क्या है भाई 1923 है। लेकिन आप कहेंगे कि भाई मेरे को इसका आंसर मिल ही नहीं रहा। आप कहेंगे, देखो सबसे पहले इसके इस पे आ जाइए, कहाँ पर, जहाँ पर एक्ट हैं। देखो वेजिस एक्ट हो गया, पेमेंट वेजिस एक्ट, तो पेमेंट वेजिस एक्ट के बाद ही आएगा क्या, एम्प्लॉइज कंपनसेशन। देखो ये रहा। अब यहाँ पर देख रहे हो ये सारे के सारे वो दे रखे, कंटेंट दे रखे, लेकिन आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर क्या बोला है, शेड्यूल सेकंड तो कहीं गिवन ही नहीं है, शेड्यूल सेकंड कहीं गिवन ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बार बार दोबारा बता दूं, जो शेड्यूल जो होंगे वो कहाँ पर गिवन होंगे, ध्यान से सुनना, शेड्यूल जो होंगे वो गिवन होंगे हमें इसके एक्ट के लास्ट में। तो देखो मैं आया यहाँ पर, देखो ये रहा, देखो एक्ट अभी चल रहा है, एक्ट यहाँ तक जितने भी सब कुछ दे रखा है उसने दे रखा है यहाँ तक, ठीक है। ये देखो सारे के सारे ये दे रखी हैं, सेक्शंस गिवन है, सेक्शंस देखो जहाँ पर भी ये लास्ट हो जाएंगे, जहाँ पर ये सारे के सारे लास्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो शेड्यूल दे रखा होगा। देखो ये रहा, मिल गया शेड्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको पता होना चाहिए शेड्यूल कहाँ मिलेंगे। तो देखो इसके अंदर बता रखा था, फॉलोइंग पर्सन आर एम्प्लॉय विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन। ये किससे रिलेटेड है, लिस्ट द पर्सन हु आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो देखो यहाँ पर सब कुछ बता रखा है, एम्प्लॉय इन रेलवे, एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड इन पर्पज ऑफ मेकिंग, अल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, सब कुछ। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है बेटा, तो ये मिलेगी आपको बी, आंसर इज बी। पर्सन से रिलेटेड बता रखा है, ऑक्यूपेशनल डिजीज वगैरह से रिलेटेड नहीं था, दिखा दिया मैंने आपको। क्या बता रखा है, एम्प्लॉयज की डेफिनेशंस बता रखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, रेफरेंस ऑफ आर्बिट्रेशन इज प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन ऑफ 1996। तो देखिए आर्बिट्रेशन एक्ट उठा लो एक बार, मिल जाए तो कहीं, ये लो मिल गया मुझे। चलो जी कहाँ आ जाओ भाई, सेक्शन, अब किस सेक्शन में हम ढूंढ सकते हैं इसको, आर्बिट्रेशन। देखो क्या लिखा है, आर्बिट्रेशन टू दी आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन रेफरेंस टू दी आर्बिट्रेशन प्रोवाइडिंग इन विच सेक्शन ऑफ दी आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन। देखो ये रहा, पावर टू रेफर पार्टीज ऑफ आर्बिट्रेशन वेयर देयर इज ए आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। तो कहाँ मिल गया भाई, 8 में। किस में मिल गया, 8 में। तो सेक्शन क्या आ गया भाई, 8 आ गया पटाख से। कमान नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अंडर the head subsequent conduct which of the following type of conduct would be material, change of life, evasion of justice, fear, trembling, all of them। तो बेटा जो इसका आंसर है बेटा, फॉलोइंग टाइप ऑफ कंडक्ट वुड बी मटेरियल, क्या होंगे, सारे के सारे मटेरियल हैं, चेंज ऑफ लाइफ, इवेशन ऑफ जस्टिस, फियर, ट्रेम्बलिंग। देखो आपको याद रखना है, कुछ क्वेश्चन मीनिंगफुल हैं। देखें उसके अंदर क्या होता है कि देखें ये सारी की सारी एक दूसरे से रिलेवेंट है, तीनों चीज़ें। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दैम, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस ना बड़े, उसके आंसर जो होंगे बड़े मीनिंगफुल होंगे, आपको उसकी जिसकी लेंथ से और उसके गुण से पता चलेगा कि हाँ भाई ये आंसर ठीक है। अगर इन केस आप पढ़ के नहीं गए, थोड़ा उसको डिटेल्ड पढ़िए, टाइम निकाल के एग्जाम में, जब जा करके आप उसको कर पाएंगे। जो क्वेश्चन पहले आते हैं पहले उनको करिए। चलें आगे बढ़ते हैं भाई। देखो रूल 24A, ए प्लेंट हैज़ टू बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट अंडर ऑर्डर 4th रूल 1 इन। तो देखो अब ये कैसे मिलेगा आपको, देखो ऑर्डर 4 रूल 1A, ऑर्डर 4 रूल 1A प्लेंट, ठीक है। तो देखो ये ढूंढेंगे हम लोग, आर्बिट्रेशन, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 भाई साहब मिलेगा नहीं आपको, ये गारंटी बता रहा हूँ। देखो यहाँ से आए ऑर्डर 4 में, किस में, आपको पता भी तो होना चाहिए ऑर्डर 4 है क्या। ऑर्डर जनरली कहाँ पर है हमारे पास, CPC में गिवन है। देखो ये रही बुक CPC की उठाई, ठीक है। अब प्लेन से रिलेटेड तो भाई यहीं चलता है सारा कुछ, आपको पता है। तो देखें यहाँ सीधा आ जाओ,
ऑर्डर 40, ऑर्डर कहाँ से ढूंढोगे? देखो जी ऑर्डर ये रहे, पार्ट 1 पार्ट 2 ऑर्डर मिलेंगे। लो जी ऑर्डर फर्स्ट, ऑर्डर सेकंड, ऑर्डर फोर्थ, ठीक है। ये रहा पेज नंबर 62। देखो ये रहा, ध्यान से समझो भाई साहब, बैठे रह जाओगे एग्जाम में, सब कुछ आपके आगे होगा लेकिन निकल नहीं पाएंगे, आप सर्च नहीं कर पाएंगे, इसलिए बहुत केयरफुली समझिए। तो देखो ऑर्डर 4, देखो ये रहा, प्लेंट इन डुप्लीकेट टू बी कोर्ट, टू दी कोर्ट लिखा है, प्लेंट इन दी डुप्लीकेट टू दी कोर्ट, ठीक है। ये रहा ऑर्डर 4 लिखा हुआ है। 1 का क्या बोला है उसने? ए, रूल 1 का, देखो ये रहा रूल 1, बोलो प्लेंट इन डुप्लीकेट टू दी कोर्ट। आंसर सब आपके आगे प्रत्यक्ष है, ये लो जी डुप्लीकेट, आंसर करेक्ट। अब कह रहा है ओमिशन टू गिव नोटिस, ठीक है। ओमिशन टू गिव नोटिस, ओमिशन टू गिव नोटिस अंडर ऑर्डर, ये रहा 21 रूल 22 मिल जाएगा आपको बड़े आसानी से। और इसका आंसर बेटा ए है, रेंडर टू द एग्जीक्यूशन नल एंड वॉइड। आगे बढ़ते हैं। वेयर ए डिग्री इज पास अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट फॉर द एक्ट डन in the official capacity of the person concerned under section 82 CPC, execution shall not be issued on any such degree unless the degree remains unsatisfied for a period of, देखो ये भी आपको CPC 82, CPC 82 देखो ये रहा, अरे भाई साहब खोजिए ना, CPC 82 ये रहा जी, ये रहा 82 ऑफ 3 months computed लिखा है, ये रहा जी। बीच भाई देखो ऐसे 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 पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा रोबोट बनना पड़ेगा आपको। रोबोट वाली पिक्चर देखिए ना आपकी, रजनीकांत वाली, ऐसे 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 नहीं मिलेगा आंसर, ध्यान रखना जी, दोबारा बता रहा हूं। फिर देखें, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेस, देखो कहां बता रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक, आपको सीधा पता चल गया। कॉन्स्टिट्यूशन की बुक उठा लो, क्लॉज 1E 19, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 आ जाइए, आर्टिकल 19 पे, आर्टिकल 19 ऊपर से ही देख लो, यहाँ से देख लो, आर्टिकल 19 ये रहा जी, आर्टिकल 18 19 ये रहा 19 प्रोटेक्शन ऑफ दी, दिख रहा है भाई सबको, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, देखो टू रिजाइड द सेटल्स इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहीं भी रहो भाई भारत में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो किस में है भाई, देखो यहां से बच्चा 19 1 और ई लिखा है, देखो ये रहा क्लॉज 1E, तो आंसर इज ए, ठीक है। अंडर विच सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट एडमिशंस आर डिनाइड, एडमिशंस क्या है, डिनाइड है। तो आप चलेंगे तो इसमें आपको क्वेश्चन इसमें मिलेगा भाई, ये एडमिशंस अगर आप देखेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट, कहाँ गए भाई, नहीं दिखा पा रहा भाई, तुम्हें छोड़ दो, ढूंढ लेना आप लोग एविडेंस में, इसको ढूंढ लेना, ठीक है। तो ये आपको 17 में बड़े आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्या, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शुड बी अलाउड टू रेफर टू द रिकॉर्ड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ध्यान रखना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द इन्वेस्टिंग ऑफिसर शुड बी अलाउड टू रेफर टू द रिकॉर्ड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ध्यान रखना, रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाला जो है सुप्रीम कोर्ट का स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस के यरप्पा रेड्डी 1999 का केस है, हैज हेल्ड दैट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शुड बी अलाउड टू रेफर टू द रिकॉर्ड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट क्या बेटा, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में बी ऑब्टेन्ड बाय द सीपीसी विद इन द पीरियड, देखें जब आप सीपीसी को लेंगे तो आपको ये आंसर छठा भी मिल जाएगा। देखें अभी और आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अभी सिर्फ 30 क्वेश्चन तक हम बढ़ रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि 23 मिनट में हम ये 30 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए हैं, ठीक है। लेकिन क्यों कर पाए हैं, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर आइडिया था, क्योंकि मैंने उनको ऑलरेडी मार्क करके बैठा हुआ था आप लोगों के लिए, ठीक है। मैंने भी, लेकिन मैं आपको बताऊं ज़्यादा मुझे टाइम भी नहीं लगा होगा, लेकिन क्या प्रैक्टिस है। देखो मैंने बताया ना कि अभी कोई शेड्यूल नहीं पता लगा आपको, शेड्यूल आप खोजते रह जाएंगे कि भाई मिल ही नहीं रहा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि बेयर एक्ट के जहाँ पर वो एक्ट खत्म होगा उसके लास्ट में शेड्यूल गिवन होंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं बहुत छोटी छोटी हैं, उसको ध्यान से अगर आप करेंगे डेफिनेटली निकलेगा। और मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ भाई, आप 100 नंबर लाने की सोचो ही मत, आप सोचो क्यों, आप ये सोचो मेरे को 55+ क्वेश्चन ठीक करने, दैट्स इट बस। और होंगे, डेफिनेटली होंगे, मैं बैठा हूँ आपके साथ में। आप कमेंट करिए कोई दिक्कत लग रही है मेरे को, मैं और चीज़ें आपको बताऊंगा,
ठीक है, और नई वीडियोज़ लाऊंगा। 2 दिन आज और कल रह रहा है, ठीक है। संडे आपका एग्ज़ाम है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि भाई इस एग्ज़ाम तक आप आ पाएँ। बहुत मेहनत की है जिन्होंने LLB की 5 साल LLB की डिग्री ली है, फिर जिन्होंने LLB की 3 साल उन्होंने अपने पढ़ाई को दिया है। तो मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग वन टाइम में इसको क्लियर करें। आप सोचो ही मत कि 100 नंबर लाने, आप पहले अपने 55 नंबर सिक्योर करिए, ठीक है। जो जो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं पहले उनको करिए, जो बेयर एक्ट में इजीली मिल सकते हैं। बहुत से, मैं आपको बताऊं 20 से 25 क्वेश्चन बहुत आसानी से मिलेंगे, लेकिन उनको खोजना आपको टेक्निक आनी चाहिए। देखिए अभी 2-3 क्वेश्चन हमने देखे थे, टेक्निकलिटीज थोड़ी सी लगानी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखें मैं आपको बता दूं AIB जो 20 का जो एग्ज़ाम था वो थोड़ा सा टेक्निकल था, बहुत हार्ड क्वेश्चंस थे। आपने रिजल्ट भी देखा होगा, 69 समथिंग कुछ आया था। तो मैं चाहता हूं कि और आप अपने आप को निखारो, PY की यूज़ करो। ये आपके माइंड में रहेंगे ना, ये जो क्वेश्चन जो भी हम कर रहे हैं पीछे, ये आपके माइंड में रहेंगे। इससे बड़ी हेल्प मिलेगी आपको कि ये चीज़ हमने वहाँ पढ़ी थी। फटाक से आप बेयर एक्ट निकाल के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेशन में आपको मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, फिर करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।